गुप्ता जी, मैंने आपको यहां आने की इसलिए तकलीफ दी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तकलीफ की क्या बात है एसीपी साहब, आप बस हुक्म दीजिए। गुप्ता जी, आपने इंस्पेक्टर अजय से कहा था कि मिसेस राय शिमला की ट्रेन के लिए 2 टिकटें रिजर्व करवाने आई थी, एक मिसेस राय के नाम पर और दूसरी डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती के नाम पर। जी। क्या बता सकते हैं कि आपने कौन सी तारीख की टिकटें रिजर्व करवाई थी? जिस दिन डॉक्टर प्रिया की मौत की खबर अखबार में छपी थी ना, उसके एक दिन पहले की। यानी कि 8 जनवरी की। जी। 8 तारीख को 9 बजे की ट्रेन थी डॉक्टर प्रिया की, और 9 तारीख के अखबार में मैंने जब डॉक्टर प्रिया की मौत की खबर पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। मौत तो किसी को वक्त बताकर नहीं आती, पर ऐसी मौत। एक बात और गुप्ता जी। जी। जिस दिन मिसेस राय टिकट रिजर्व करवाने आई थी और दूसरी बार जिस दिन वो टिकट कलेक्ट करने आई थी, आपने उनके चेहरे पर किसी किस्म की कोई शिकन, उदासी या मजबूरी देखी? पल भर के लिए मुझे लगा तो जरूर था कि डॉक्टर प्रिया कुछ परेशान थी, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। आप काफी सालों से राय फैमिली के ट्रैवल एजेंट हैं? ट्रैवल एजेंट ही नहीं सर, घर जैसे ताल्लुकात हैं मेरे। फिर तो आप उस परिवार के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। जो कुछ आंखों के सामने होता है इंसान उसे देख सकता है, लेकिन जो कुछ आंखों के पीछे होता है इंसान उसे कैसे देख सकता है? आप ये कहना चाहते हैं कि... नहीं, मेरी बात का कोई और मतलब नहीं निकालिए। गुप्ता जी, मैं साफ लफ्जों में ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती से मिले थे? जी नहीं, मैंने पहली बार डॉक्टर प्रिया के मुंह से डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती का नाम सुना था। पापा, पुलिस वाले कह रहे थे कि मम्मी की मौत कोई हादसा नहीं, कत्ल है। पापा, कौन हो सकता है मेरी मम्मी का कातिल? उसी कातिल के चेहरे की तलाश में मेरी आंखें दिन रात खुली रहती हैं। और क्या क्या कह रहे थे पुलिस वाले? कह रहे थे कातिल जो भी है वो हमारे घर के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता है। पापा, हमारे घर में मम्मी थी, आप थे, मंगल चाचा थे। अब मम्मी तो नहीं रही, अब मैं हूं या स्मिता है। पापा, क्या कोई और है जिसका इस घर के साथ कोई रिश्ता हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी पुलिस वालों की तरह उल्टे सीधे सवाल करना सीख गए हो। रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ। प्रिया? हाँ तो डॉक्टर चेरियन, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? देखिए, एसीपी साहब, डॉक्टर नरेश के घर के उस कमरे में जिसमें लाश मिली थी, उस कमरे की किसी भी चीज में जहर नहीं मिला, और लाश के पास जो कप था जिसमें से हमने चाय का सैंपल लिया था, उसमें भी ना तो कोई जहर था और ना ही कोई दवाई। फूलों के गुलदस्ते में भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे शक किया जा सके। खिड़की पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी किसी बड़ी उम्र के आदमी के हैं, और फुटप्रिंट्स जो मिले हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि जो भी शख्स खिड़की से आया या आने की कोशिश की वो अच्छे डिलडॉल का था। और वो जो पोटली हमने आपके पास भेजी थी, उसमें सारी चीजें कीमती थी, यहां तक कि उसके प्राइस टैग भी नहीं निकाले गए थे, और उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो यकीनन किसी औरत के ही थे। और हां, उसमें यह पाउच मिला जिसमें राख भरी हुई है। ये राख कागज और फोटोग्राफ के जलने से बनी हुई है। और ये फोटोग्राफ का एक टुकड़ा
जो जलने से बच गया। सर वो सभी आर्टिकल्स इस बैग में हैं। ओके ओके डॉक्टर चेरे। देखो शादी के जोड़े में ये दो आधे चेहरे हैं। सर ये तो मिसेस रॉय और डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती है। डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती? मेरा बेटा मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे बेटे को क्या हो गया रे? मेरे बेटे को कोई बचाओ। मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरे बेटे को कोई बचाओ। मेरे बेटे को क्या हो गया? ये क्या हुआ? तुम तो वही पुलिस इंस्पेक्टर हो ना जो हमारे घर आए थे? जी हाँ माँ जी, लेकिन बात क्या है? देखो ना, मेरे बेटे को कोई मार के चला गया। मैं किचन में थी, उसको बाहर कोई मिलने के लिए आया और उसकी चीख की आवाज सुनते ही मैं बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा एक आदमी भाग रहा था और मैंने पलट के देखा तो मेरा बेटा लहूलुहान था। देखिए ना इंस्पेक्टर, माँ जी शांत हो देखिए। जाइए, आप अंदर बैठिए, हम भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बैठिए प्लीज। माँ जी आप बैठ जाइए, आइए बैठिए। हौसला रखिए माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हम दिल्ली में कितने खुश थे। मैंने अपने बेटे को लाख समझाया मगर उसने मेरी एक न मानी और मुंबई चला आया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मरीज का क्या हाल है? इस वक्त मरीज के बारे में कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है। उसे सख्त दिमागी चोट आई है, हमें उसके होश में आने का इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ क्या? मिल तो नहीं, पर आप दूर से उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप माँ जी को वहां ले जाइए। चलिए माँ। डॉक्टर साहब, हाउ इज ही इज सीरियस। वो देखिए आपका बेटा यहाँ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मां बेटे मिलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अजय, ये डॉक्टर तो हमें गुमराह नहीं कर सकते। सर ये प्राइवेट नर्सिंग होम है, हो सकता है कि डॉक्टर भी मिला हुआ। ये बात तुम किस आधार पर कह रहे हो? सर भला किसी के घर में घुसकर कौन इस तरह से हमला कर सकता है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये सर की चोट रंजीत चक्रवर्ती ने खुद लगाई है? अजय, अगर उसने ऐसा किया है तो उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। सर अपनी जान को थोड़ा सा खतरे में डालकर अगर कोई आदमी किसी के कत्ल के जुर्म से बच सकता है तो यह सौदा महंगा नहीं है सर। खैर, इस बात का पता तो सुबह ही चलेगा। इस हालत में तो हम उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। तो मैं काम करूं, एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा दो जो 24 घंटे रंजीत चक्रवर्ती पर नजर रखे। गो। ऑलराइट सर।
इतनी रात को क्या ढूंढ रहा है? पापा मैं वो मम्मी की डायरी ढूंढ रहा था। मम्मी की डायरी? हाँ पापा, हो सकता है उस डायरी में मम्मी ने हमारे लिए कुछ लिखा हो। पापा वो डायरी यहीं गई। पुलिस ने उस डायरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन डायरी गायब है। अच्छा, अगर वो डायरी मिल गई तो क्या होगा? पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा? बेटा, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। पुलिस ना जाने कातिल को कब ढूंढेगी। मैं तो कहता हूं कि तुम स्मिता को लेकर वापस पूना चले जाओ और पढ़ाई में अपना ध्यान दो। ओके? लेकिन सर, हमारा शक सही निकला। क्या मतलब? ये फिंगरप्रिंट्स देखिए और इसके साथ रिपोर्ट्स। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स तो एक ही आदमी के। एग्जैक्टली सर, ये फिंगरप्रिंट्स हमें डॉक्टर नरेश के घर की खिड़की से मिले और ये दूसरे फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर चक्रवर्ती के हैं जो हॉस्पिटल में उनकी बेहोशी की हालत में लिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर नरेश की बेडरूम की खिड़की से अंदर आने वाला शख्स डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती था। इस बात में अब कोई शक नहीं। अजय, फौरन हॉस्पिटल फोन लगाओ और ड्यूटी ऑफिसर से कहो कि जब तक हम वहां ना पहुंचे वो डॉक्टर चक्रवर्ती पर नजर। माँ। हाँ बेटा। बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूं। माँ, मुझे यहाँ तुम लेकर आई हो? हाँ बेटा, मैं तुझे लेकर आई थी और पुलिस वाले भी मेरे साथ में थे। डॉक्टर साहब। कहिए। डॉक्टर साहब, क्या मैं घर जा सकता हूं? हरगिज नहीं। होश में आने का यह मतलब नहीं होता कि आपके सर की चोट ठीक हो गई है। फिर भी डॉक्टर साहब, मैं घर जाना चाहता हूं। इतनी भी क्या जल्दी है डॉक्टर रंजीत? मैं आपको यहां लेकर आया था और मैं आपको अपने साथ आपके घर लेकर जाऊंगा। फिलहाल आपको ऐसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा जहां आपका इलाज अच्छी तरह हो सके। पर मेरा तो यहाँ अच्छा खासा इलाज चल रहा है। मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, फिर आप इसे क्यों ले जाना चाहते हैं? आप फिक्र मत कीजिए माँ, बाहर हमारी एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। मैं आपके बेटे को बड़ी हिफाजत के साथ लेकर जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। माँ जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं और अपना काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सर, आप नीचे चलिए, मैं डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर आता हूं। लेकिन क्यों? हाँ जी, मैंने कहा ना कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती को बहुत बड़े अस्पताल लेकर जा रहे हैं और जैसा एसीपी साहब कह के गए हैं, वहां इनका इलाज बेहतर होगा। माँ जी, आप झूठ बोला था तुमने मुझसे, धोखा दिया था तुमने मुझे। तुमने तो कहा था मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, तो फिर ये क्या है? देखिए माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, आप आराम से बैठिए। बैठिए ना, बैठिए बैठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने आपके बेटे को शक की बिना पर गिरफ्तार किया है। उस पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ।
लेकिन जब मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं तो? माँ जी, ये बात आप एक मां होने के नाते कह सकती हैं, लेकिन हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि आपका बेटा डॉक्टर प्रिया के बेडरूम में खिड़की के जरिए दाखिल हुआ। दूसरी बात, डॉक्टर प्रिया ने शिमला जाने के लिए ट्रेन की 2 टिकटें बुक करवाई थी, एक अपने नाम पर और दूसरी डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती के नाम पर। मां जी, ये दोनों बातें आपके बेटे पर शक पैदा करती हैं। हो सकता है आपका बेटा निर्दोष हो, लेकिन आप अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। एक बात सच बताइए मां जी, डॉक्टर प्रिया और आपके बेटे में क्या रिश्ता था? डॉक्टर प्रिया और रंजीत एक साथ पढ़ते थे। मेरा बेटा फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था और प्रिया उसको प्यार करती थी। प्यार क्या करती थी? उसको बेवकूफ बना रही थी और उसकी जिंदगी से खेल रही थी। मैं तो उसे शुरू से ही नहीं चाहती थी और एक दिन तो हद हो गई जब वो दोनों चोरी से मंदिर में शादी के लिए चले गए। पंडित जी, इससे पहले कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, आप जल्दी से हम दोनों के फेरे करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग पहले जल्दी से वेदी पे तो बैठिए। चल ओम गजाननम। दीदी आपके लिए। क्या बात है प्रिया? रंजीत, आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? रंजीत, तुम नहीं जानते, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे पापा मर जाएंगे, मैं उनका खून अपनी मांग में नहीं डाल सकती। रंजीत, आई एम सॉरी। प्रिया, प्रिया, एसीपी साहब, डॉक्टर प्रिया ने यानी उस बेवफा लड़की ने अपने बाप के कहने से डॉक्टर नरेश राय से शादी कर ली। एक बात बताइए मां जी, उसके बाद डॉक्टर प्रिया राय आपके बेटे से दोबारा मिली? हाँ साहब, कुछ सालों बाद वो फिर मिले। जानते हैं उस मुलाकात में क्या बातें हुई? कैसे हो? कैसा हो सकता हूं प्रिया? तुम्हारे बिना जैसा हो सकता हूं, बस समझ लो वैसा ही हूं। तुम्हारे बच्चे हैं बहुत प्यारे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? प्रिया, जिस औरत को मैं चाहता था वो तो मेरी जिंदगी से निकल गई, और अब उस औरत के अलावा मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। रंजीत, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारी गुनहगार रहूंगी, लेकिन एक बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। रंजीत, अगर तुम अपना घर बसा लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रिया, घर बसाना तो बहुत दूर की बात है। अब तो मेरी जिंदगी बस एक लंबा इंतजार बनकर रह गई है। बुज़दिल होता तो खुदकुशी कर लेता, लेकिन अब तो जब मौत आएगी तब यह जिंदगी खत्म होगी। तो क्या तुम इस तरह से अपनी पूरी जिंदगी अकेले मेरे इंतजार में काट दोगे? हाँ प्रिया, अब तो बस यही होगा। रंजीत, मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे अपना पत्नी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, और इस धर्म की लक्ष्मण रेखा मैं कभी लांघ नहीं सकती हूं। मैं समझता हूं प्रिया, लेकिन एक बात याद रखना, ना तो कभी मैं तुम्हें पत्नी धर्म निभाने से रोकूंगा और ना ही तुम्हें मैं लक्ष्मण रेखा पार करने को कहूंगा। बस इतना याद रखना, कोई और भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
ठीक है रंजीत, मेरे पापा की बात मानकर मैं एक पत्नी का फर्ज तो निभा रही हूं, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे उस दिन मैं खुद नरेश के पास अपनी रिहाई की भीख मांगूंगी और फिर तुम्हारे पास चली आऊंगी हमेशा के लिए। सच प्रिया? मेरा पागल बेटा 20 साल तक इसी इंतजार में रहा। वो दिल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट था और अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ चला आया। और एक दिन प्रिया मेरे पास आई और मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी, माँ अब मैं उस दहलीज को लांघकर नहीं आ सकती। ये सुनकर मेरा बेटा बहुत रोया और कहने लगा, माँ अगर अगला जन्म है तो प्रिया मुझे अगले जन्म में जरूर मिलेगी। अरे जो अपनी जान को खतरे में डालकर प्रिया के घर चोरी से अपने पुराने खत और तस्वीरें लेने जा सकता है ताकि प्रिया की रुसवाई ना हो, वो प्रिया का कातिल कैसे हो सकता है? वो प्रिया का कातिल कैसे हो सकता है? एसीपी साहब कैसे हो सकता है? मम्मी किधर? पापा की अलमारी में? हेलो इंस्पेक्टर अजय, मैं अमित, डॉक्टर नरेश राय का बेटा। आपको जिस डायरी की तलाश थी वो मिल चुकी है। कहां थी वो? देखिए, आपके सवाल के जवाब से ज्यादा इस वक्त ये जरूरी है कि मैं आप तक ये डायरी पहुंचाऊं। लेकिन तुम बोल कहां से रहो? मैं घर से बोल रहा हूं। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। नहीं, आपका आना यहां ठीक नहीं है। मैं आपको अंधेरी स्टेशन के बाहर मिलता हूं। कितनी देर में? ये कोई 15-20 मिनट में। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। अमित बाबा, कहां जा रहे हो? कुछ नहीं, जरूरी काम है। इतनी रात को? हाँ। बेटे, इतनी रात को बाहर नहीं जाते। चलो अंदर, चलो चलो। और ये पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं। देखो देखो देखो। अरे अरे देखो। दाई साहब साहब साहब। आइए डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर। हेलो, आप यहाँ? हाँ, मैं अपने पेशेंट को देखने आया हूँ। गुड डे। डॉक्टर नरेश, तुम मुझे मारने आए हो? हाँ, मैं तुझे मारने आया हूँ। तूने मेरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। तूने मेरी प्रिया को मुझसे छीना है। तू ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट डॉक्टर नरेश, प्रिया की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। तुम। प्रिया तो मेरी जिंदगी थी और तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है। जानते हो, प्रिया ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पास लौट कर आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। जान तो मुझे तुम्हारी लेनी चाहिए डॉक्टर नरेश। नहीं डॉक्टर रंजीत, नहीं, अब तुम्हें दूसरे कत्ल का मौका नहीं दिया। लेकिन एसीपी साहब, आपको तो पता है कि कत्ल डॉक्टर नरेश ने किया है।
मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर आपने मुझ पर ही गोली क्यों चलाई? हम भी यही समझते हैं, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने सच्चाई को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम वो सारे सबूत डॉक्टर प्रिया की चिता में ना झोंकते तो तुम मेरी नजर में एक महान आशिक का किताब पा चुके। तुम सचमुच एक महान प्रेमी थे, लेकिन डॉक्टर प्रिया से तुम्हारी मुलाकात और उस मुलाकात में डॉक्टर प्रिया के आखिरी इनकार ने तुम्हारे सब्र का बांध तोड़ दिया और तुमने बड़ी खूबसूरती के साथ डॉक्टर प्रिया को मारने का प्लान बनाया। डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती, तुमने इंस्पेक्टर राजे को फोन पर कत्ल होने की इत्तला दी। जैसे हम घर के बाहर पहुंचे, तुम उस वक्त घर के पिछवाड़े मौजूद थे और खिड़की के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते थे कि घर में प्रिया और डॉक्टर नरेश के अलावा कोई नहीं है। जैसे ही हमने डोरबेल का बटन दबाया, डॉक्टर नरेश कमरे से बाहर निकले और तुम खिड़की के जरिए अंदर कूद गए। मैं खुद नहीं, मैं अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि आपको वरुण खटोला की सवारी, मेरा मतलब है 2 पहिए की सवारी कैसे लगी? यस, एसीपी विजय, क्राइम ब्रांच, इंस्पेक्टर राजे। देखिए, अभी अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है यहां किसी का मर्डर हुआ। एसीपी साहब, मर्डर और इस घर में? आपके साथ किसी ने मजाक किया है? भाई, इस घर में तो मैं और मेरी बीवी रहते हैं और भगवान की दया से हम दोनों सही सलामत हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बात यह है कि जब हमें इत्तला मिलती है हमारा आना फर्ज बनता है। क्या मैं अंदर आ सकता? या श्योर, कम इन। प्रिया, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। ये सब कुछ सच है। तुम इस डायरी की तलाश में डॉक्टर प्रिया के घर गए थे, लेकिन ये डायरी तुम्हें नहीं मिली क्योंकि ये डायरी डॉक्टर प्रिया के बेटे अमित को मिल चुकी थी। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि डॉक्टर प्रिया को डायरी लिखने की आदत है और वो वाक्य भी डायरी में लिखेगी जो तुम्हारी और डॉक्टर प्रिया की आखिरी मुलाकात का था। जब मैंने रंजीत से कहा कि मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं आ सकती, तो मैंने पहली बार रंजीत की आंखों में नफरत के भयानक दहकते हुए अंगारे देखे। वो चिल्लाया, आई विल किल यू, आई विल किल यू। लेकिन फौरन उसने अपने आप को संभाल लिया। नरेश ने तो सब कुछ जानकर भी मुझे माफ कर दिया, लेकिन मुझे डर है कि रंजीत की नफरत किसी भी वक्त किसी भी अनर्थ को जन्म दे सकती है। हाँ, हो गया अनर्थ, हो गया। क्या करता मैं? सारी जिंदगी मैंने प्रिया से मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत की मैंने उससे, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? धोखा, विश्वासघात, मेरे साथ विश्वासघात। वादा करके भूल गई प्रिया, बेवफा निकली मेरी प्रिया, बेवफा। और तब मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई और मैंने उसे मार दिया, जान से मार दिया मैंने उसे, जान से मार दिया मैंने उसे। मैं तो इस डॉक्टर को भी जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन एसीपी साहब आप बीच में आ गए, मैं इसे भी जान से मार देता। प्रिया को जीने का कोई हक नहीं था। बेवफाई की थी उसने मुझसे, मैंने उसे मारा। मैंने अपनी प्रिया को अपने हाथों से ही मार डाला, प्रिया को मैंने मार डाला। एसीपी साहब, मैंने ही मारा है प्रिया को, मैंने ही मारा।
साहब यही है बॉबी, 4 साल अंदर काटे हैं। हेलो, रोमा जी से बात कर सकता हूँ? या श्योर, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। रोमा, रोमा, आई जल्दी जल्दी जल्दी। आई 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 बस। हाँ जी। तुम्हारे लिए किसी का फोन है? मेरा? हाँ। कौन है? पता नहीं, तुम खुद बात कर लो। अच्छा। मैं जाऊं? हाँ, ब्रीफकेस तो ले जाओ। ओ या, मैं तो भूल ही गया। अच्छा सुनो, अब तुम कुछ भूल रही हो, सिर्फ ब्रीफकेस ही देना था या कुछ और भी देना था? क्या देना था? हाँ इधर भी दो ना। जाओ। अरे यार सुनो। हेलो रोमा जी। कौन बोल रहे हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान भी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप मेरी मुबारकबाद तो ले लीजिए। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? आज एक ऐसे खास का जन्मदिन है जिसका पता अगर तुम्हारे डियर हस्बैंड को लग जाए तो? कौन बोल रहे हैं? एसीपी विजय सर। वेल डन, वेल डन। डॉक्टर प्रिया मर्डर केस आप दोनों ने जिस तरह से हैंडल किया, मैं उससे बहुत खुश हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर इजाजत। जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब, मैं नासिक जेल से जेलर शेखर बोल रहा हूँ। अरे शेखर, कैसे हो भाई जेलर साहब? हमारे यहाँ से खूंखार कैदी बॉबी आज ही जेल से रिहा हुआ है। वो सीधा मुंबई आ रहा है, उस पर नजर रखना। हाँ ओके। विजय सर। अभी अभी मेरे दोस्त शेखर का फोन आया था नासिक से, वहां जेलर है। उसने बताया कि नासिक जेल से एक खूंखार कैदी बॉबी अपनी सजा काटकर रिहा हुआ है। अब यह जिम्मेदारी हमारे क्राइम ब्रांच की है कि अपने शहर में उससे कोई वारदात ना होने दे। यह जिम्मेदारी मैं आप दोनों पर सौंपता हूं। आपको उन पर कड़ी निगरानी रखना है। यू हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। हेलो रोमा जी। तुम? मान गया रोमा जी आपकी याददाश्त को, मान गया। देखिए रोमा जी, अब तक आप ये तो समझ ही गई होंगी कि जो राज आपने बरसों से अपने पति से छुपा के रखा हुआ है उसकी खबर मुझे भी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये राज मैं आपके पति मिस्टर विनोद महाजन को बता दूं। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तुम हो कौन? आखिर मुझसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हां, मैं चाहता क्या हूं ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं। आपका ये बरसों पुराना राज हजम करने के लिए मुझे 25 लाख का चूर्ण चाहिए। बस। क्या? 25 लाख? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं नहीं।
कहा कर रहा हूं आप, बात कर रहा हूं। रोमा 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 माय डार्लिंग। क्या कर रहे हो? किससे बातें हो रही थी? किसी से नहीं, ब्लैंक कॉल था। ओह ब्लैंक कॉल। हाँ भाई, ब्लैंक कॉल तो आएंगे ही। जिस घर में ऐसी खूबसूरत औरत रहती हो वहां ब्लैंक कॉल तो जरूर आएंगे। अरे ये क्या, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एसी बिल्कुल ठीक है। ओके अच्छा सुनो, मैं जरा एक शावर लेके फ्रेश हो गया था, फिर साथ बैठ के चाय पियेंगे। ओके अभी आए। हेलो रोमा जी, लगता है आपके पतिदेव शायद बाथरूम में नहाने गए। मैंने ठीक कहा है ना? देखो, तुम जो कोई भी हो, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना प्लीज। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको फोन ना करूं तो कल रात ठीक 9 बजे होटल जस्ट लुक में आ जाइए। मैं वहां नहीं आ सकती। सोच लीजिए, अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। होटल जस्ट लुक, रूम नंबर 105, कल रात 9 बजे। हेलो कर्नल राजपाल, कॉल फॉर यू। हेलो आकाश। रोमा। आकाश। हाँ हाँ बोलो रोमा। आज मेरे पास एक आदमी का फोन आया था। रोमा, you don't take tension, okay? I'll take care. कौन हो सकता है? गुब्बारे फोड़ रहे हो, फोड़ो, लेकिन अपनी खोपड़ी बचा कर रखना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इन गुब्बारों की तरह तुम्हारी खोपड़ी भी उड़ जाए। कौन? इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया हूं। ना कोई वारदात की है, ना किसी को उठाया है, फिर भी आप ऐसा करना भी नहीं, वरना खुद भी उड़ जाओगे। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं तो दरअसल चैन की जिंदगी जीना चाहता हूं। अच्छी बात है, खुद भी चैन की जिंदगी जियो और इस शहर के रहने वालों को भी चैन की जिंदगी जीने दो। जी। Excuse me. Yes, please. Room number 105. वो अपने कमरे में है। Which way? This way. Thanks.
कोई है? हेलो, एनीबडी इन? Ah!